सितारे होंगे बुलंद, कौन करेगा राज? कैसी होगी उनकी साख? ये जानने के लिए करनी पड़ेगी खास मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मशकूर खान। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम खास मुलाकात मशकूर खान के साथ। जी हां दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हाजी ताज मोहम्मद अलवी से। तो दोस्तों, हाजी ताज मोहम्मद अलवी हैं आज हमारे साथ। जानते हैं उनके अनछुए पहलुओं का राज। हाजी जी, अपनी कामयाबी के बारे में बताएं। मेरी कामयाबी तो उस ऊपर वाले की देन है, और जो मेरे साथ लगे हुए लोग हैं, मेरे यार हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। फर्श से अर्श तक का सफर आपने किस तरीके से तय करा, थोड़ा सा जनता को इस बारे में बताएं। मेरा जो पैदाइश हापुड़ की है, हापुड़ में मेरा जन्म हुआ। मेरे वालिद जो है स्वतंत्रता सेनानी है। विरासत में मुझे जो है ये सब चीज़ें मिली, हिकमत भी और सियासत भी, क्योंकि मेरे वालिद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़े अच्छे मित्रों में से रहे हैं। 365 रुपए से काम स्टार्ट करने वाले हाजी ताज मोहम्मद ने क्या क्या परेशानी झेली अपनी जिंदगी के अंदर, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे? देखिएगा, जब वालिद साहब हमारे कारोबार से हमें जब थोड़ा सा हम अलग हुए, कहा कि भी अपने पैरों पर खड़े हो, तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि भी तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो उस वक्त जो है हमारे पास 365 रुपये थे, हमारे अपने कमाए हुए, हमारे अपने जुड़े हुए, जो हमने खुद जो है स्वयं अपने गट्टों की कमाई से कमाए थे। हमने वालिद साहब से कहा हमें एक नया पैसा नहीं चाहिए। विरासत में हमने कोई एक पैसा अपने वालिद से नहीं लिया। 365 से हमने काम शुरू किया। एक साइकिल खरीदी, एक लाउड स्पीकर ख़रीदा, जो हमराज चूरन जो आप हिंदुस्तान में मशहूर है, इसको हम जो है गली महलों में खुद सेल किया करते थे। और सेल करते करते फिर उसके बाद जो है काम बढ़ता चला गया। देसी दवाइयों का एक दौर आया और आज भी दौर है। तो उसके बाद जो है एजेंट हमें मिलते चले गए, और हमने फिर एक छोटी सी फैक्ट्री हापुड़ में डाली। उसके बाद में फिर यहाँ मेरठ में डाली, रशीद नगर में। उसके बाद आज हापुड़ रोड पे फैक्ट्री है। और उसके बाद जो है अल्लाह का ऐसा बड़ा करम हुआ कि दिन रात जो है हमारा ये चूरन बुलंदियों को छूने लगा, और बस कारोबार बढ़ता चला गया। बड़ा सुकून है हमें, और सुकून की ज़िंदगी अपना जी रहे हैं। हाजी जी, पहले के ताज मोहम्मद और अब के ताज मोहम्मद में क्या फ़र्क मानते हैं? ये तो आपकी सोच है, मैं तो इसमें कोई फ़र्क महसूस करता नहीं, क्योंकि मेरा जो कल का जो माजी गुजरा हुआ माजी है, मैं उसमें अगर झांकता हूँ तो मैं तो कुछ समझता नहीं कि भाई कल जो है मेरे लिए तो कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। हाजी जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाजी ताज मोहम्मद अलवी आज ब्रांड है। हाजी जी, आपका राजनीतिक गुरु कौन है? सच में तो अपने वालिद को ही मानता हूँ, क्योंकि एक विरासत में कोई चीज़ मिलती है तो शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। किससे प्रेरणा मिली राजनीति में आने के लिए? देखिए, ये जो प्रेरणा मिली मुझको, मेरे वालिद हैं, मेरे मोहतरम वालिद हाजी रहमत अली, जो उस वक्त भी राम मनोहर लाल लोहिया और तुम्हारे एक उनके जो उस्ताद थे वो BBC लंदन तोड़ थे, तो वो बड़े पुराने मशहूर थे। बहुगुणा जी थे, ये सब हमारे वालिद के यार दोस्तों में थे। तो एक विरासत में मुझको राजनीति मिली, अपने वालिद से मिली, और एक किशन लाल लोहिया जी थे, उनसे मिली।
एक प्रेम सुंदर जी MLA थे, उनसे मिली, चंद्रमणि त्यागी जी थे, उनसे मिली, और कई लोग हापुड़ के थे जो बड़े मशहूर अपने दिग्गज नेता हुए, उनसे मैंने राजनीति में सीखी और वो मेरे उस्ताद रहे सब। कोई निजी ख्वाहिश जो आप पूरी ना कर पाए हो? देखिएगा, दुनिया के अंदर कोई आदमी ये नहीं चाहता कि आज मेरे पास में अगर 1 रुपया है या मेरे पास 1 गाड़ी है, 2 ना रहे, 4 गाड़ी हो जाए। हर आदमी कोई ना ख्वाहिश तो रखता ही है। तो मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिश हैं कि भाई खुदा मुझे जो है कोई पद देता है या मैं किसी काबिल बनता हूँ, तो सबसे पहले मेरा काम जो होगा वो गरीबों के लिए होगा और अति पिछड़ों के लिए होगा और पिछड़ों के लिए होगा, हर बिरादरी के लिए होगा। और जो आज तक जो बिरादरी पीछे रह गई है, मैं उनको आगे लाने का काम करूँगा। ये मेरी अंदर से ख्वाहिश है। बचपन में हर आदमी का सपना आता है कुछ न कुछ बनने का, आपका क्या सपना था? देखिएगा, मेरा सपना तो बस सिर्फ एक ही था कि खुदा हमसे वो काम ले ले जिससे वो राज़ी हो, और खुदा वो काम बिल्कुल हरगिज़ ना ले जिससे वो नाराज़ हो। और हमने हमेशा दुआ ये की, ऐ खुदा तू हमें वो पैसे दिए जिससे तू राज़ी हो, वो पैसे बिल्कुल मत दिए जिससे तू नाराज़ हो। तो ये दोनों ही मेरी एक ख्वाहिश रही है कि लोगों की जो है कि भलाई का काम हो, लोगों के हम काम आ सकें और अल्लाह ताला जो है मुझे किसी मकाम पर पहुंचा दे। ये खिदमत के जज्बे हैं जिसको कहते हैं भाई खिदमत खल्क। तो मेरे अंदर अंत जो ये है कि लोगों की खिदमत हो, खिदमत खल्क के लिए जो है मैं चाहता हूँ कि खुदा कोई ऐसा पद दे जिससे कि लोगों की मैं खिदमत करूँ। देखिएगा, ये तो टाइम निकालना पड़ता है और इन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया है। अब ये गरीब बेचारे कहाँ जाएं? मेरे में आस्था रखते हैं, मेरे से उम्मीदें लगाए बैठे हुए होते हैं और इनकी समस्या सुनने में मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। गरीब गुरबाओं का काम कराने में, करने में मुझे बड़ा मन को एक शांति मिलती है और बड़ी खुशी होती है। हाजी जी, आप मुस्लिम नेता रहे हैं लेकिन मुसलमानों की आंखों में खटकते हैं, क्यों? नहीं, ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसका मैंने कोई काम ना किया हो या मैं उसके काम नहीं आया हूँ, और ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसकी आंखों में मैं खटकता हूँ? ये भी पिछले ही दिनों एक विवाद हुआ था जब आपने कावड़ सेवा समिति में कावड़ सेवा करी थी, उसको लेकर मुसलमान काफी हतोत्साहित था आपको लेकर। वजह और निराधार गलत है। कावड़ सेवा जो है मैंने शुरू किया, लेकिन नियतों पर दारो मदार है। मेरी नियत क्या थी? मेरी नियत ये थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब मिल करके कोई भी त्योहार हो या कोई भी कार्य हो, उसको हम अगर मिल के करें। आज हमने उनके लिए कावड़ कैंप लगाया है,
कल वो हमारे ईद के जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, सारे काम करते हैं, मिश्री लेकर खड़े हुए होते हैं, मालाएं लेकर खड़े हुए होते हैं, और इसके लिए तो बहुत अखबारों में जो है मेरे खिलाफ छापा कि भाई ये नास्तिक है और इस तरीके की जो है कावड़ सेवा नहीं लगानी चाहिए थी। ये तरह तरह की बातें विवादित रही हैं मेरे खिलाफ। लेकिन ये सब जो है लोग, जो अपने ही लोग जो ऐसे हैं कि जो उनकी जो चालें हैं और वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं मुझे। हाजी जी, पिछले दिनों एक विवाद उठा आपके लिए, जिसमें सीधा सीधा साफ साफ तौर पर एक आप पे इल्जाम लगाया कि आप मस्जिद की जगह घेर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को पे आप अपना हक जमाना चाहते हैं। आप जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बातचीत निकाल कर लेके आ रहे हैं आप। मैं तो समझ नहीं पा रहा किसकी जगह घेर रहा हूँ। और मस्जिद की जगह घेर करके तो आपको मालूम ही नहीं है कि नमाज ही नहीं हो सकती। इस तरीके से कैसे मस्जिद घेर लेगा कोई आदमी? वो तो किराएदार हैं, जो किराएदारों को निकाला जा रहा है वो गरीब आदमी है। सन 1980 से वहां पर जो है किराएदार है मस्जिद के, उनको जब निकाला जा रहा है, वहां पर कुलडेजर चलवाया जा रहा है, उनकी दीवारों को तोड़ा जा रहा है, तो वो गरीब आदमी एक साइकिल का काम कर रहा है, कोई परचून का काम कर रहा है, कोई नाई की दुकान है। मैंने उनके साथ में खड़े होकर के ये कहा कि भाई पुराने किराएदार हैं, इनको इसमें रखा जाए, और उस पर स्टे भी मैंने दिलवाया, ये सारे काम कराए कि मस्जिद की जमीन घेर लिया। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ से तो बाहर बात है। जमीन क्यों घेरूंगा मैं मस्जिद की? ये आपकी बात मेरी समझ से बाहर है। हाजी जी, लगातार आप पे इल्जाम लगते हैं, आप मस्जिद को इतनी प्रायोरिटी पे न रख के किसी मंदिर को आप दान देना, ये करना, जबकि आप मुस्लिम राजनीति तो करते हैं लेकिन मुसलमानों के लिए आप कुछ काम नहीं करते, ऐसा आपके लिए आम जनता का मानना है। आपका क्या कहना है? ऐसा कौन सा मुसलमान है मैं जिसके काम नहीं आया? या ऐसे हमारे जो हिंदू भाई हैं या सिख हैं या और दूसरी बिरादरियों से ताल्लुक रखते हैं मैं जिसके काम नहीं आया? लेकिन एक तरफा मैं कोई काम नहीं करता। मुसलमानों का भी काम है, सिखों का भी काम है, और अपने हिंदू भाइयों का भी काम है, क्रिश्चियनों का भी काम है, और जैनियों का भी काम है। और लोग हमारे यहाँ तो कुरान का फैसला है कि दूसरों के काम आओ, किसी मजहब की बात मत करो। मजहब जो है ये नहीं कहता कि भाई आप दूसरों के काम ना आओ या दूसरों के काम ना करो। ये इल्जाम तराशी तो देखिएगा बड़े बड़े नबियों पे लगती चली आई हैं, बड़े बड़े लोगों पे लगती चली आई हैं। मैं इसकी बात की परवाह नहीं करता। मुझे जो करना है, जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ, या मेरा मन जिस चीज को कहता है कि अच्छाई की तरफ को, मैं समाज सेवी हूँ, और मेरा काम जिस काम को मेरा दिल करता है मैं उसे करता हूँ। हाजी जी, भी पिछले दिनों एक विवाद हुआ था, जो आपकी एक किताब निकलती है बिरादराने अलवियाए हिंद, जिसको आपको ऊपर एक इल्जाम लगा था गबन का कि आपने इसमें चंदा लेकर पूरे हिंदुस्तान से बिरादराने अलवियाए हिंद से नाम पर चंदा लेकर आपने अपनी जेबें भरी हैं। इसके बारे में क्या कहना है? बहुत बड़ा उस वक्त एक मीटिंग हुई थी और मेरा अपना प्रस्ताव ये था कि ये किताब छापी जाए, लेकिन चंदे से न छापी जाए। हिंदुस्तान में एक भी आदमी ऐसा आप लाके खड़ा कर दो मेरे सामने कि उसने मुझको 10 रुपए चंदे के भी दिए या 5 रुपए भी दिए या 100 रुपए भी दिए, तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा, और बिरादरी जो भी मुझ पर दंड चाहेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। जो दूसरे इसको छाप रहे हैं और उन्होंने जो अपनी जेब भर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो तो आप उनसे मालूम करें, लेकिन मैंने किसी से कोई पैसा चंदे का आज तक इस बिरादरी के नाम पे किसी से एक नया पैसा नहीं लिया है। हाजी जी, पिछले 13 साल से आप बसपा में रहे। बसपा के नेता और पदाधिकारियों का मानना है कि आपने बसपा की सरकार आने के बाद दुनिया की जमीनें घेरी, और बसपा में जो आपने डेवलपमेंट करा बाकी किसी पार्टी में डेवलपमेंट नहीं करा। इसके बाद फिर भी बसपा छोड़ने का क्या मुख्य कारण रहा? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी बात बिल्कुल निराधार गलत है। बसपा में आने से पहले मेरी स्थिति वही थी और आज भी मेरी वही है, और ना ही मैंने एक नया पैसा बसपा के जमाने में कमाया है, न किसी से लिया है, और ना ही कोई जमीन घेरी है। जो भी कुछ है बसपा में जाने से पहले भी था और आज भी है। आप ऐसी बातें कर करके जो है बेफजूल की बातें कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। ये बसपा छोड़ने के मुख्य कारण क्या रहे आपके? देखिएगा, बसपा छोड़ना एक अलग बात है, इल्जाम तराशी एक अलग बात है। आप पता नहीं किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि आज तो जो है मुझे कोई समझ में नहीं आ रही बात आपकी। देखिए, बसपा छोड़ने का जो है सीधा मुद्दा एक ही रहा। काशीराम भी आई कई मर्तबा और बहन मायावती भी आई, उन्होंने मुसलमानों को गद्दार कहना शुरू कर दिया। अब मुसलमान से ज्यादा वफादार एक कौम नहीं, लेकिन जब मुसलमानों को गद्दार कहा जा रहा है तो हमने बसपा छोड़ दी। वहां जो है हम लोगों की जो अस्तर था वो गिरता चला जा रहा था,
और लोगों को दूसरों को वहां तरजीह दी जा रही थी, जबकि हम पार्टी से जुड़े रहे, 13 साल जुड़े रहे, कभी कोई पद हमने नहीं मांगा, कभी कोई टिकट हमने नहीं मांगा। हमारी आस्था जो थी बहन जी में थी और हम उनको नेता मानते थे और मानते हैं। लेकिन वहां जब हमारा स्तर नीचे गिरने लगा तो हमने बसपा छोड़ दी, क्योंकि उसमें एक ही बिरादरी जो है ज्यादा आगे बढ़ती चली गई। इसलिए जो है हमारी जो है वहाँ हमारी अनदेखी होने लगी और हमारी बातों को वहाँ जो है वो नहीं समझ पाते थे। लोकदल ज्वाइन करने का क्या कारण था? वो थी हरित प्रदेश के 22 जिलों को अलग कर दिया जाए उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आज जो भी कमाई हो रही है वो पश्चिम से हो रही है और पूरब में खाई जा रही है। अगर हमारा ये प्रदेश बढ़ता है तो खुशहाली आएगी। इसका मतलब तो निकलता है जिस तरीके से प्रांतीय पार्टियां और प्रांतीय पार्टियां अपना वर्चस्व जमाना चाहती हैं, तो इसी तरीके से आप भी। एक बात नहीं समझ पा रहा हूं मैं आपकी, आप भारत बांटने की बात कर रहे हो। मैंने कब कहा आपसे भारत बढ़ रहा है? मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो 22 जिले हैं उनको बांट दीजिएगा। क्या चीज नहीं बटा? कई सूबों में से अलग अलग सूबे बने। देखिएगा इसी सूबे में से जो है दिल्ली में चला गया और बागपत जिला बन गया, और इसमें जो है उत्तराखंड है और तुम्हारे कई सूबे बने। तो इसको भी अगर बांट दिया जाए, मैं भारत की कब का बात कर रहा हूँ आपसे, ये भारत आप बात कैसी कर रहे हैं? आप बात गलत कर रहे हैं। देखिएगा मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत बढ़ जाएगा, हम तो 22 जिलों के बांटने की बात कर रहे हैं सिर्फ बस। अच्छा हाजी जी बताइए, प्रांतीयवाद जो राजनीति चल रही है, जैसे राज ठाकरे कर रहे हैं कि उत्तर भारत के लोगों को मार रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? राज ठाकरे जरा यूपी में आकर के दिखाएं, और एक आध आदमी को जरा चांटे मार के दिखाएं। वो अपने ही सूबे के अंदर लोगों को कत्लेआम करा रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। अब वो जो लोगों को वहाँ मार रहे हैं, भाई अपनी जगह पे तो कुत्ता भी शेर होता है। कुछ लोगों का कहना है कि हमेशा आतंकवादियों की ट्रेनिंग मदरसों में होती है और वहीं से ही आतंकवादी बन के निकलते हैं, और उसके बाद भी आप इतने आतंकवादी मदरसों की तामीर करा रहे हैं। आपने किसी आतंकवादी को देखा या कोई पकड़ा गया आज तक? ये बिल्कुल कतई गलत है। अभी देखिएगा मुंबई के अंदर जो तुम्हारी वो अभी जो एक सूफी संत बनती हैं वो अभी गिरफ्तार हुई हैं, क्या वो भी सिम्मी से, ये भी मदरसों में जो है, या वो भी मुसलमान है? ये सब आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है और ना हम उसको मानते। आतंकवादी आतंकवादी है, वो खून का प्यासा है। कुरान करीम के अंदर बिल्कुल साफ है कि ऐसे शख्स की कोई बख्शिश नहीं है, ऐसे शख्स को बिल्कुल कतई खत्म कर दिया जाना चाहिए। और हमें अपने पूरे हिंदुस्तान के कानून पर पूरा भरोसा है, ऐसे आदमी का सफाया कर देना चाहिए जो आतंकवादी हो। आतंकवादी का कोई धर्म और ईमान नहीं होता और ना ही वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता। हाजी जी, हमने आपके बारे में तो जाना, थोड़ा परिवार के बारे में बताएं। आप परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार के अंदर मेरे जो है बेटियां हैं, बेटे हैं। एक बेटे का भी जो एक्सीडेंट से डेथ हो गई है, और वो मेरा बड़ा होनहार बेटा था, बड़ा लायक बेटा था। और जब से थोड़ा सा मैं वैसे भी राजनीति से भी थोड़ा सा हटा था और अब जो है फिर आया हूँ, तो बेटे के इंतकाल के बाद में जाहिर सी बात है मैं 20 साल पीछे लौट गया था। और लड़कियां हैं, पोती हैं, पोते हैं, इस वक्त 4 पीढ़ी मेरे साथ हैं। हाजी जी, इतनी व्यस्त दिनचर्या के बाद आप इन सब के लिए वक्त कैसे निकाल पाते हैं? जिंदगी तो एक दौड़ रही है, एक गाड़ी की तरह भाग रही है, लेकिन इस भागती हुई जिंदगी के अंदर टाइम तो निकालना पड़ेगा, बच्चों के लिए भी, यार दोस्तों के लिए भी, और जो हमसे दीगर मिलने वाले हमारे रिश्तेदार हैं उनके लिए भी। तो बच्चों के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। देखिएगा अगर बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो साफ सी बात है कि जो है शायद हम घर में भी नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, ताज मोहम्मद अलवी आज हमारे साथ, जाने हमने उनकी जिंदगी के छुए और अनछुए राज। कल फिर आप रहिए मेरे साथ, देखते रहिए खास मुलाकात।